हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री, फ्रांस की क्रांति और उसका अगला भाग है आर्थिक व्यवस्था। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक बार फिर इस बात की पड़ताल करेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में खामी होने के बाद, सामाजिक व्यवस्था में समस्या होने के बाद आखिर फ्रांस की अर्थव्यवस्था कहाँ पर थी और वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम थी। आखिर इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम था, एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो सारी ही जो पार्ट हैं, पॉलिटिकल है, सोशल है, रिलीजियस है, थोड़ा सा ना, लेकिन इकोनॉमिकल जो पार्ट होता है वो वाकई में देखा जाए तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था में आखिर कहाँ पर समस्या थी, आखिर वो कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से लोगों ने अपने ही सरकार के ख़िलाफ़ क्रांति की शुरुआत कर दी। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं, फ्रांस की क्रांति। इसके अंतर्गत जो फ्रांस की क्रांति, इसमें जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, क्या खामियां थी, क्या दिक्कतें थी। तो हो जाइए तैयार आज की क्लास के लिए। आइए शुरू करते हैं बच्चों। और शुरू में ही मैं बता दूं बच्चों कि देखिए, कुछ कारणवश जो है हम लोगों की जो क्लास है वो लाइव नहीं हो पा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है रिकॉर्डिंग क्लासेस में कोई प्रॉब्लम होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीधे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और मुझसे बात करिए। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों आपसे मैं बात करूंगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड है, अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा है डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो दिस इज अ नेसेसरी फॉर यू इफ यू वांट टू गेट अ मोर एंड मोर बेनिफिट टू द अनअकैडमी, यू शुड डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो यहाँ पर करना क्या है कि इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सबसे पहले मुझे सर्च कर लो यहाँ पर MOHDNADIM। ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल नेम है अनअकैडमी के ऐप पर। और यहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी स्पेशल क्लासेस जो कि हर सैटरडे को होती हैं अनअकैडमी के ऐप पर, सुबह और शाम दोनों मीटिंग में 2-2 घंटे की, ठीक है ना, जो स्पेशल क्लास अनअकैडमी के ऐप पे होती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो प्लीज़ फॉलो मी, इसको फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के वो एजुकेटर्स हैं जो वाकई में अगर देखा जाए तो ऐप पर बहुत ही प्रतिष्ठित और बढ़िया एजुकेटर्स जो अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर ज्योग्राफी, मुरनाल पटेल सर इकोनॉमी, प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर, रोमन सैनी सर। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट रुकेंगे और यहाँ पर हम लोग अनअकैडमी के बारे में बात करेंगे कि अनअकैडमी क्या है, अनअकैडमी जो है किस तरह से कोर्सेज जो है अपनी चला रही है यूपीएससी सीएससी के लिए। तो बच्चों पहली चीज़ तो ये कि अनअकैडमी इज़ द लार्जेस्ट इंडियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, माने भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती हैं ये आप सबके लिए फ्री है, आप इसको आराम से पढ़िए। लेकिन मान लीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या अनअकैडमी का कोई रिजर्व चैनल भी है, क्या वो पेड चैनल भी है, या फिर उसमें क्या क्या सुविधाएं अनअकैडमी देती है, तो बच्चों बता दें कि हाँ, अनअकैडमी का अपना पेड चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ कमिटमेंट अनअकैडमी के जुड़ जाते हैं, जैसे एक निश्चित समय सीमा में आपकी क्लास खत्म होगी, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने मनचाहे एजुकेटर से जो है ऐप पर पढ़ सकते हैं।
तीसरी चीज ये है कि टेस्ट सीरीज हो या फिर क्विज हो या फिर वो हर चीज जो यूपीएससी सीएससी के लिए ज़रूरी है, वो अनअकैडमी अपने ऐप पर चलाती है, तो बेस्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कंपेयर करें दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आप पाएंगे कि अनअकैडमी सबसे ज़्यादा चीप है। ये भारत का सबसे चीपेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों में बताऊं कुछ प्लान्स जो अनअकैडमी के। देखिए, अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के लिए 2 तरह के प्लान्स हैं, प्लस और आइकॉनिक। प्लस एक जनरल प्लान है जिसमें आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए एडमिशन अनअकैडमी देती है। ठीक है, इसमें है कि अगर आप रेफरल कोड MNUS को यूज करोगे तो 10% आपकी फीस में कमी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि 10% कम होने के बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल की 1 साल, 2 साल और 3 साल की फीस, 1 साल, 2 साल और 3 साल की फीस क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा जो इनका प्लान है वो आइकॉनिक प्लान है। ये एक शानदार प्लान है। बच्चों के लिहाज से देखा जाए, उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, अभी उन्होंने शुरुआत की हुई है, उनके लिए आइकॉनिक का कोई जवाब नहीं, क्योंकि बच्चे जब बिगनिंग करते हैं तो उनको हर जगह पर मदद की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक कोच या गाइड मिलेगा जो हर समय फ़ोन से आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। इसमें भी सेम है, या तो 1 साल, 2 साल और 3 साल आप इसका प्लान ले सकते हो। जैसे आप देखो, 1 साल की जो फ़ी है 69,500 रुपीज़ है। ठीक है बच्चों, अब इसमें रेफरल कोड MNUS लगाने के बाद ये हो जाएगी 10%। रेफरल कोड MNUS लगाने के बाद ये 10% कम हो जाएगी और हो जाएगी 62,550 रुपीज़। उसी तरह से 2 साल और 3 साल का प्लान है। तो आप इसके बारे में सोचिए, समझिए, और अगर आपको लगता हो कि अनअकैडमी पर जाना चाहिए तो जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें, क्योंकि आप देखिए, अगर आप जल्दी करेंगे तो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जो मैं आपको आगे बताता हूं। एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है मेंस में 500 नंबर का होता है, 2 पेपर इसमें होता है। अनअकैडमी ने इसके लिए अलग से क्लासेस चला रखे। मान लीजिए अनअकैडमी का कोई एजुकेटर है जो आपको बहुत प्रभावित करता है और आप उससे ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन में यह है कि आप 1 महीने से अगर चाहें, आप देखना चाहते हैं कि भाई अनअकैडमी में ऐप पर कैसे क्लासेस चलती हैं, तो 1 ही महीने से शुरू करिए। लेकिन 1 महीना सफिशिएंट नहीं है, एटलीस्ट आपको लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर कंप्लीट करना है क्लास को, ऑप्शनल की क्लास, अगर मान लीजिए ऑप्शनल की क्लास को कंप्लीट करना है तो कम से कम 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि रेफरल कोड की जगह रेफरल कोड की जगह आप MNUS को यूज करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए बहुत से बच्चे हैं, इसको समझना है बच्चों। मान लीजिए आपका मिजाज बन गया है कि हमको आइकॉनिक लेना है, ठीक है, लेकिन आप बहुत लेट कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है कि आइकॉनिक प्राइस हाइक कमिंग सून, यानी आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है, एटलीस्ट उसकी प्राइस जो है वो कुछ समय के बाद हाइक हो जाती है। तो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है ये बढ़िया है, और आपके लिए मौका ये है कि अगर आप जल्दी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक में आप वो पुरानी वाली जो छूट है वो पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, ये आपके लिए एक बहुत शानदार मौका है कि अगर आप जो है वो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल को एक साथ पढ़ना चाहते हो, मान लो दोनों पढ़ना चाहते हो, जीएस और जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों पढ़ना चाहते हो, तो एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन का ऑफर आया हुआ है बच्चों। इसमें आप देख लीजिए, जैसे 1 साल का मैं आपको बता रहा हूं 77,000 फी है, ये 70,150 रुपीज में आपको मिल जाएगा, यानी 9% अनअकैडमी ने इस फीस को कम कर दिया। ठीक, जैसे 2 साल 3 साल आप देख लो। उसके बाद जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर देखिए 1 साल की फी है 70,153 रुपीज,
देख रहे हैं आप ना। फिर इसमें MNUS रेफरल कोड भी लगाओगे तो 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप 3 साल के लिए एडमिशन ले रहे हो तो 14% और प्लस 10% आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। तो एक भारी छूट है, एक अच्छा मौका है GS और ऑप्शनल साथ करने का। एक अच्छा मौका है जनरल स्टडीज और ऑप्शनल साथ में पढ़ने का। तो आप रेफरल कोड MNUS को यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस समय अनअकैडमी पर जो है कंपटीशन का एक समर चल रहा है। इस समय जो है आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता चल रही है जिसमें बच्चे भारी संख्या में भाग ले रहे हैं। ये कॉन्टेस्ट फॉर्मेट के तौर पे आयोजित हो रहा है बच्चों। कॉम्बैट इसको कह रहे हैं, कॉम्बैट नाम दिया गया है इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जानकारी तो है ही है, इसमें तरह तरह के इनामों की बरसात है अनअकैडमी की तरफ से। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, है ना, फोर्थ प्राइज। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक अनाउंसमेंट ये भी है बच्चों के 21 दिसंबर से अनअकैडमी पर नए नए बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं, है ना। नए नए जो बैचेस है वो लॉन्च किए जा रहे हैं। और वो भी उसमें अनअकैडमी ने क्या किया है कि उन बैचेस में जो सबसे अनुभवी और सबसे पुराने शिक्षक हैं अनअकैडमी के, उनको जो है आगे किया गया। और भी सारे टीचर मौजूद हैं, जैसे इसमें देख लीजिए सुनील अभिव्यक्ति सर, मुरनाल पटेल सर और सिद्धार्थ अरोरा सर। ये जो हमारे सीनियर टीचर हैं ये लीड कर रहे हैं इन बैचेस को। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे भी देख लीजिए बच्चों, अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपको जो है इंग्लिश मीडियम, अगर आप देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको इंग्लिश मीडियम लेना है, हिंदी मीडियम लेना है, बाइलिंगुअल लेना है, तो यू कैन चूज देयर ऑप्शन। दे हैव द मल्टी ऑप्शन। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे बैचेस वो लोग शुरू कर रहे हैं, अनअकैडमी शुरू करने जा रही है। सो ये पूरी हमारी टीम जो है इस पे काम कर रही है। तो बच्चों आप अपनी सुविधा अनुकूल आप लोग अपनी सुविधा अनुसार इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो है फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक। हम लोग यहाँ पे पड़ताल करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि तुम अपनी तबाही को एक हादसा मत समझना, इस कत्ल का मंसूबा पहले से बना होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ अगर होती है बच्चों, तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, उसके पीछे कई कारण छुपे होते हैं। यहाँ पर हम लोग आज पड़ताल कर रहे हैं इकोनॉमिकल रीजन की, कि आखिर फ्रांस की क्रांति में अर्थव्यवस्था का कितना प्रभाव था। मान लीजिए यही प्रश्न जो है यूपीएससी के द्वारा पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति में वहां के आर्थिक कारणों की विवेचना करिए, आर्थिक कारणों की बात करिए। तो अगर यही सवाल पूछा जाता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे उसका उत्तर दोगे, इसी पर आज हम लोगों की पूरी क्लास है। और विद्यार्थियों घबराना नहीं है, कभी ये मत सोचिएगा कि दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग क्लास तो इसमें क्या है। बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना। आप इसमें पढ़िए और जैसे आपके मन में आएगा कि सर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हम कहाँ पे पूछेंगे, तो है ना उसकी जगह टेलीग्राम का मैंने आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक करके आइए टेलीग्राम पर और वहां पर सीधे आप मुझसे मुलाकात करिए। देखिए साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं, जनता से बड़ा कोई सरकार नहीं है, पब्लिक से बड़ी कोई गवर्नमेंट नहीं है। पब्लिक जब अपने आप पे आ जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। चाहे सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन पब्लिक से कोई भी सरकार ना आज तक जीत पाई है, ना जीत पाएगी। तो फ्रांस में भी यही मसला था। वहाँ की सरकार को लग रहा था जैसा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की चीजें फ्रांस में चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पब्लिक जो होती है वो बेवकूफ नहीं होती,
बस वो सही मौके का इंतजार करती है। तो फ्रांस में यही बात थी बच्चों, वहां की पब्लिक ऐसा नहीं था कि बेवकूफ थी। जिस देश की पब्लिक जो है वोल्टेयर, दिदरो और रूसो जैसे विचारकों से प्रभावित हो, वो देश के लोग जो है कैसे आप उनको बेवकूफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बड़ी प्यारा टॉपिक है और मैं आपसे कहूंगा बच्चों की देखिए पीडीएफ, बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ, देखिए पीडीएफ मैं बनवा रहा हूँ लाइव क्लास में, आप लिखिए, नोट करिए, यही पीडीएफ है मेरा मानना है कि मैं आपको प्रिंटेड मटेरियल्स प्रोवाइड करा दूं और फिर आप उसको रख दें, सजा दें। नहीं भाई, लिखेंगे तो आपको साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फिर उसके फायदे ज्यादा हैं, ठीक है। So get ready please, we are just discussing about the economical system of the फ्रांस दैट टाइम। तो हम लोग फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था पर बात करेंगे, क्या क्या खामियां थी इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आर यू रेडी नाउ बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं? और चलिए, क्या आप लोग तैयार हैं? चलिए, यहां पर बच्चों एक लाइन ऊपर मैंने लिखी है, इसको ध्यान से देखिए। प्रोफेसर हेजन एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि सरकार जो है वो आय के अनुसार, थोड़ा सा बच्चों एक मिनट, थोड़ा सा कुछ चीजें मिसिंग हो गई हैं। सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय, यहां पर थोड़ा सा मैनेज कर लेना प्लीज, कभी टाइपिंग में इश्यू आ जाते हैं। सरकार आय के अनुसार व्यय करने के बजाय, है ना, व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। व्यय के अनुसार, है ना बच्चों, सरकार। चलिए, मैं प्रोफेसर हेजन की जो बातें हैं उसको लिखता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रांस की क्रांति, ठीक, और फ्रांस की क्रांति में हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो आर्थिक कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया। यानी एक विद्वान है प्रोफेसर हेजन, उनके अनुसार, आप केवल इनकी बातों को ठीक से देखें, आपको समझ में आएगा कि फ्रांस की एक्चुअल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशन क्या थी। प्रोफेसर हेजन कहते हैं, प्रोफेसर हेजन के अनुसार फ्रांस प्रोफेसर हेजन के अनुसार सरकार की आय जो थी ना, प्रोफेसर हेजन के अनुसार सरकार यही चीज है, सरकार आय के अनुसार व्यय करने के स्थान पर व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी। जरा सोचिए बच्चों, ये पूरी जो लाइन आप लिख रहे हो ना, ये लाइन फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन को व्यक्त कर देती है। ये एक जो लाइन है, ये फ्रांस की इकोनॉमिकल कंडीशन को व्यक्त कर देती है, पूरे इकोनॉमिकल स्टेटस को बयां कर देती है। बताइए, कोई भी आदमी जो होता है वो अपने इनकम के हिसाब से खर्च करता है। कभी देखा होगा भाई, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी शहर में रह रहे हो, तो घर वाले जो पैसा खर्चा भेजेंगे, मान लो आपको 5,000 रुपये भेजे जा रहे हैं घर की तरफ से, तो क्या करोगे? अपना खर्चा 5,000 के अकॉर्डिंग करोगे कि खर्च के हिसाब से घर वालों से मंगाओगे? तो घर वाले तो देते देते थक जाएंगे ना यार, है कि नहीं? इंसान का जो खर्च है वो लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है।
तो फ्रांस की सरकार का जो काम था इस बिल्कुल डिफरेंट था। वो लोग जो है आय के हिसाब से खर्चा नहीं करते थे, बल्कि खर्चे के हिसाब से आय को तय करते थे। अब आप ही बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज आपने देखी है जो अनलिमिटेड है? दुनिया में हर चीज लिमिटेड है, और अगर आप अनलिमिटेड खर्च करने लगेंगे तो वो लिमिटेड चीज क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। समझ में आ गया बच्चों? यानी इंसान जो है, एक नॉर्मल इंसान हमेशा अपने इनकम के हिसाब से खर्चे निर्धारित करता है, ठीक है। लेकिन जो आदमी, वही एक कहावत है ना कि कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया, तो वही हाल है कि यहाँ पे कमाई अठन्नी थी और खर्चा रुपया हो रहा था। तो आप ही बताइए कि दुनिया में हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है ना। फ्रांस की सरकार जो है अनलिमिटेड तरीके से खर्चे कर रही थी, जहां से पैसे आ रहे थे उसकी लिमिटेशन थी। तो क्या हुआ? वही हुआ जिसे आप क्रांति के नाम से जानते हैं। तो नोट करें जल्दी से, प्रोफेसर हैजन की ये जो लाइन है, ये फ्रांस की सरकार की आर्थिक नीति पर ऐसा कटाक्ष है जो पूरी तरह से एक रियलिटी को बयां कर देती है। बच्चों इसको नोट करिए। एक्चुअली में मान लीजिए होता क्या है ना कि कभी कभी सवाल ही ऐसे ही पूछ देते हैं कि प्रोफेसर हैजन के अनुसार सरकार आय के अनुसार व्यय करने के स्थान पर, सरकार आय के अनुसार व्यय करने के स्थान पर व्यय के अनुसार आय को निश्चित करती थी, ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत उसके आर्थिक कारणों की विवेचना कर दी। मान लीजिए यही सवाल आ गया तो कैसे आप करेंगे? तो ये जो प्रोफेसर हैजन के विचार हैं, हमेशा इसको नोट करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में रियलिटी क्या थी। इसी को एक्सप्लेन करेंगे और क्या करेंगे। तो ये चीज़ें बच्चों नोट कर लिया कि नहीं किया? बताइए, लिख लिया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं और मिटाकर अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर हैजन जो बात बता रहे हैं हमें, वो कितना सही थे, इसका हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए अभी नीचे देखिए आप, यहां पर बच्चों राजा की व्यक्तिगत आय और राष्ट्र की आय में कोई अंतर नहीं था। बड़ा गजब मामला था यार। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र की आय, मान लीजिए एक देश की इनकम होती है ना, मान लो किसी आदमी की इनकम जो है वो 10,000 रुपए, मतलब किसी परिवार की इनकम, पूरे फैमिली को चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है? 10,000 रुपए, ठीक। अब उसमें क्या है कि जो फैमिली का मुखिया है उसका भी हिस्सा है और वो फिक्स नहीं है। तो क्या होगा? मान लीजिए राजा, कहने का मतलब कि राजा की जो इनकम थी और राष्ट्र की जो इनकम थी उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं था। समझ में आ गया भाई? देखिए, राष्ट्र की जो इनकम होती है वो जरूरत के खर्चे में जाती है। वो राज्य में या देश में क्या क्या बनाना है, कितना शिक्षा पे खर्च करना है, कितना सड़क पे खर्च करना है, कितना लोगों को सुविधाएं देने के लिए खर्च करना है। लेकिन जो राजा है उसका तो कोई निश्चित है नहीं। अभी मान लीजिए राजा के दरबार में कोई आदमी आ गया और उसने राजा को कुछ सुना दिया या कुछ दे दिया। अब राजा क्या करेगा? अपनी तरफ से गिफ्ट देगा उसको, और उस गिफ्ट की कीमत क्या होगी, कितनी ज्यादा होगी, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो समझे कि नहीं आप लोग? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी राज्य की आय और राजा की आय निश्चित नहीं थी, जिसमें राजा जो होता था वो पानी की तरह पैसा बहाता था। आपको पता ही है कि जो वर्साई का महल था उसमें केवल देखा जाए तो टोटल 18,000 लोग रहते थे, 16,000 उसमें सिर्फ नौकर और चाकर थे। आप अंदाजा लगाइए कि जिस शाही अंदाज में 16,000 नौकर सेवा में लगे हों, फिर बाकी खर्चों का क्या? तो दुनिया में हर चीज की लिमिटेशन होती है,
और जब वो अनलिमिटेड तरीके से खर्च होने लगती है तो क्या आती है, समस्या शुरू हो जाती है। आप देख लीजिए, नॉर्मली तौर पर देख लीजिए, पानी को ही देख लीजिए। कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, क्योंकि हम पानी को अनलिमिटेड तरीके से यूज करते जा रहे हैं। पानी की क्या है, मीठे पानी की एक लिमिटेशन है ना बच्चों। अब वो अनलिमिटेड तरीके से जब खर्च होगा तो क्या होगा, आप अंदाजा लगाइए। और उसके आसार दिख रहे हैं। आसार ये है कि आज शहरों में हम पानी का जो बोतल 20 रुपए 30 रुपए में खरीद कर पी रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए क्या हालात होने वाले हैं, किस तरह की कंडीशन होने वाली। तो उसी तरह फ्रांस में था। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ। सबसे पहले बच्चों समझना जरूरी है, फिर उसके बाद जो है हम कोई बात करेंगे। समझ गए आप लोग ना। चलिए लिख भी लेते हैं ताकि पीडीएफ वाला काम भी पूरा हो जाए। तो हम लिखेंगे कि राजा की आय और राष्ट्र की आय में कोई विभाजन रेखा नहीं थी। कोई विभाजन रेखा नहीं थी। समझ में आ गया भाई। जो राष्ट्र की आय होती है वो जरूरत के लिए खर्ची की जाती है, जरूरत के लिए खर्च की जाती है। जो राजा होता है भैया, वो तो अब आप समझ ही रहे हो कि राजा कैसे खर्च करेगा। तो उसका बस चले तो पूरा का पूरा खजाना ही खाली कर दे, और वो भी ऐसे राजा जो बिल्कुल समझदार ना हो, तो फिर आप क्या करोगे। कोई विभाजन रेखा नहीं थी, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग राजा का खर्च अधिक था। ठीक, कई स्थानों पर है ना धन का अपव्यय किया जाता था। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जब राजा ही पूरा खर्चा कर देगा तो फिर राज्य के लिए जो है वो पैसे कहाँ से आएंगे। फिर वो पैसा जनता से जबरदस्ती वसूला जाएगा। तो जनता की लिमिट है ना यार, पब्लिक की एक लिमिट है ना। पब्लिक अपनी भाई पब्लिक एक लिमिट के बाद जो है क्या हो जाएगी, उग्र हो जाएगी। तो वही हुआ था फ्रांस में। नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों, लिख लीजिए इसको। पहली चीज ये है कि ये चीज समझ में आनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक ना। एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं नोट करा रहा हूं, और उस पॉइंट में जो खास बिंदु है ना वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ताकि जब आप ब्रीफिंग करेंगे, ब्रीफिंग करना मैं आपको सिखा दूंगा, परेशान मत होइए। तो जब आप ब्रीफिंग करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। नोट कर लिया कि नहीं, लिख लिया बच्चों। लिखने के बाद स्क्रीन पर डन लिख दीजिए। चलिए बढ़िया है, मिटा देते हैं इस लाइन को। ये सेकंड वाली जो लाइन है ये हम लोगों ने कर ली है, लिख ली है इसके बारे में। ये दोनों पॉइंट हो गए ना, चीजें समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रांस का सबसे समझदार जो राजा था, हालांकि वो निरंकुश था लेकिन बहुत समझदार था, लुई 14वां। ये मैंने आप लोगों को बताया था। कहा जाता है कि फ्रांस की प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई उसके शासनकाल में। समझ में आ गया
तो वो बहुत समझदार आदमी था। कहा जाता है कि उसने वो निरंकुश तो था पर समझदार था। तो लुई 14वें ने अपने उत्तराधिकारी लुई 15वें से कहा था, क्योंकि देखिए भाई, एक समझदार जो आदमी होता है, परिवार का जो गार्जियन होता है, समझदार है, उसको समझ में आ जाता है कि हमारे परिवार की स्थिति क्या है। तो लुई 14वें को पता था कि फ्रांस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, फ्रांस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है और लगातार इसका अब डाउनफॉल होना है जिस तरह का सिस्टम है। तो मरते समय उसने कहा कि भाई युद्ध मत करना, कुछ भी करना लेकिन लड़ाई मत करना। समझ में आ गया? किसको कहा? अपने उत्तराधिकारी लुई 15वें से कहा। लेकिन लुई 15वां एकदम वो नासमझ इंसान था, उसके अंदर समझदारी का थोड़ा अभाव था। और ये भी था भाई कि एक शोशा भी होता है कि नहीं, हमें दिखाना भी है, हमें भाग भी लेना है। देखिए साहब, इंसान जो होता है ना, एक समझदार जो आदमी होता है वो हर चीज़ों को देखकर काम करता है। गार्जियन जो होता है बच्चों, एक शब्द आता है गार्जियन, ये हर किसी को ये शब्द नहीं मिलता। जो उस जिम्मेदारी को वहन करने के लायक होता है उसको गार्जियन कहा जाता है। घर का गार्जियन कौन है? तो फला साहब। घर में बहुत से लोग होते हैं बट गार्जियन जो शब्द है वो उसको मिलता है जो जिम्मेदार होता है, क्योंकि जो गार्जियन होता है उसको घर की हर स्थिति का पता होता है, कितना आया कितना गया सब उसको पता है और उसी हिसाब से वो घर को चलाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो इंसान जो है ना, कोई भी काम जब शुरू करता है तो सारी चीजों को देखकर शुरू करता है, अपना पूरा खर्चा देखकर, हर चीज देखकर शुरू करता है। और एक नासमझ इंसान जो होता है वो क्या करेगा? धड़ल्ले से खर्चा करेगा। बाद में क्या होगा? बाद में फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब आप समझ गए ना, कि चाहे कोई भी हो, हम ये कह रहे हैं बहुत जरूरी से जरूरी काम भी हो, लेकिन इंसान अगर मैनेज करके चले तो हर काम हो जाते हैं। लेकिन अगर बिना किसी प्लान के आप खर्च कर रहे हैं, बिना प्लान के आप चीज़ों को नियोजित कर रहे हो, तो प्रॉब्लम बच्चों आनी तय है। तो जो लुई 15वां था, उसने जो खर्चे किए ना वो खर्चे ठीक थे, लेकिन ये था कि उसने अपने आप को नहीं देखा। कि भाई, कहने का मतलब कि ये भी तो नहीं होना चाहिए कि अब खुद तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कहने का मतलब कि एक हर चीज की बच्चों एक लिमिट होनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली भी देखिए, अपना परिवार भी देखिए, है कि नहीं भाई? इंसान जो है पहले अपने परिवार का खर्च रखता है, फिर बाहर हेल्प करता है। पता चला अपना भी पैसा उठाकर, तो परिवार के लोग बिलखेंगे, रोएंगे, तो गलत बात है ना। तो जो लुई 15वां था, उसने, आपको मैं बताऊंगा कि उसने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया, और वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। एक ऐसा भी नहीं होता बच्चों, इंसान सब कुछ देख के हेल्प करते हैं, भाई चलो इनका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए। उसने जहां हाथ डाला ना वो बहुत बड़ा काम था। तो चलिए देखा जाए लुई 15वें के बारे में। लुई 14वें के बारे में पहले हम लोग यहां पर बात करें तो लिखेंगे कि फ्रांस के सबसे योग्य शासक। लुई 14वां ने अपने उत्तराधिकारी को सचेत किया था अपने उत्तराधिकारी को सचेत किया था कि वो युद्ध ना करे, वो युद्ध ना करे। समझ में आ गया बच्चों? अब युद्ध ना करे किस लिए कहा था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि उसको पता था ना कि फ्रांस की जो इंटरनल सिचुएशन थी वो क्या थी। और सही बात है बच्चों, युद्ध में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, जब युद्ध होता है तो फिर आदमी बचाने के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम तो अपनी जान बचानी होती है ना, तो उस टाइम तो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है। तो युद्ध जो होता है वो कई चीज़ों के मामले में एक बहुत बड़ी जो है वो आर्थिक त्रासदी होती है। इंसान दिवालिया हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा, एक नॉर्मली तौर पर मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब दो पड़ोसी लड़ते हैं, मान लीजिए किसी वजह से लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होने के बाद
है कि नहीं, FIR हो गया, केस हो गया, मुकदमा हो गया, दोनों मुकदमा लड़ रहे हैं। आखिरकार वही होता है कि एक युद्ध जो होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि लड़ाई में बहुत कुछ इंसान का दांव पे लग जाता है। घर में पैसा हो या ना हो, लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए पैसे का इंतजाम किया जाता है, क्योंकि मुकदमा जीतना है। तो इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। अब जब देश और देश लड़ते हैं तो फिर, लेकिन क्या था कि लुई 15वां जो था बच्चों, जो इनका उत्तराधिकारी था, वो उसके अंदर यही चीज था कि उसने युद्ध जो किए वो युद्ध कोई कमजोर युद्ध नहीं थे, बहुत बड़े युद्ध थे और जरूरी युद्ध थे। लेकिन यह था कि इन्होंने अपनी आर्थिक कंडीशन देखी नहीं, ना उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। तो लुई 15वें ने, पता है, पहले तो उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में हस्तक्षेप किया, है ना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में हस्तक्षेप किया। आपको पता ही है कि इंग्लैंड जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व था वहां पर, और इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली था। देखिए साहब, इंग्लैंड के साथ फ्रांस की ना दुश्मनी वो बिल्कुल सांप और नेवले की थी, ये दोनों हमेशा लड़ते रहे। लेकिन इंग्लैंड जो है इस मामले में बढ़िया था, क्योंकि इंग्लैंड के पास इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी थी, उसके पास आने के स्रोत बहुत ज्यादा थे। और फ्रांस में ठीक इसके उल्टा था, फ्रांस खर्च करता था लेकिन फ्रांस के पास आय के स्रोत ज्यादा नहीं थे। इंग्लैंड के पास इतने उपनिवेश थे कि इंग्लैंड के पास बैठे बैठे एक बहुत बड़ी इनकम जो है आती रहती थी। तो यही चीज था साहब कि इन्होंने क्या किया कि पहले तो लिखेंगे हम लोग कि लेकिन लुई 14वें का उत्तराधिकारी ठीक है ना, लुई 15वां इस मामले में समझदार नहीं था। इस मामले में समझदार नहीं था। समझ में आ गया बच्चों क्या किया इन्होंने? अब इन्होंने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। उसने ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। समझ में आ गया बच्चों? जैसे मान लो आपने कभी सोचा है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी क्यों आपको इतिहास पढ़वा रही है, भूगोल पढ़वा रही है कि नहीं, राजनीति शास्त्र पढ़वा रही है, साइंस टेक पढ़वा रही है, इकोनॉमिक्स पढ़वा रही है? क्या जरूरत है यार इस सब करने की? प्रशासनिक जो है ट्रेनिंग दे दिया जाए, प्रशासनिक अधिकारी बन गए, क्या जरूरत है इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने की? क्या जरूरत है आपको, बताइए, बोलिए, क्यों पढ़वा रही है यूपीएससी? तो इसमें एक लॉजिक है, क्योंकि एक राजा जो होता है ना, वो सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं होता बच्चों। एक राजा जो होता है ना, वो इतना समझदार होना चाहिए कि उसको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। एक राजा होना बड़ी बात, वजीर होना, वित्त मंत्री होना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, रक्षा मंत्री होना, ये महत्वपूर्ण है, बट राजा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजा के अंदर सारी क्वालिटियां समाहित होनी चाहिए। राजा के अंदर सारी क्वालिटियां समाहित होनी चाहिए। अगर देखा जाए, अगर मान लो एक राजनेता के तौर पे आप देखो, अगर पॉलिटी के तौर पे देखो, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेना अच्छा था। अगर फ्रांस का हित था तो बढ़िया था, बोलो। तो इस मामले में तो हम कहेंगे कि लुई 15 वाज अ ग्रेट, महान था, उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन थोड़ा इकोनॉमी के हिसाब से देखो कि जिसके घर में खाने के लाले पड़े हों, वो आदमी जाकर जो है सड़कों पर पूरा का पूरा पैसा लुटा रहा है, क्या ये सही है? बोलिए, जवाब दीजिए ना, क्या ये सही काम है? क्या इट वॉज राइट कि घर में खाने के लाले पड़े हैं, घर के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और बाहर जाकर पूरा उड़ा रहे हैं, सबको दे रहे हैं? तो ये क्या यार, बोलो।
इंसान सबसे पहले घर में चिराग जलाता है, तब जाकर बाहर रोशनी का इंतजाम करता है। घर के लोग ही तड़प रहे हैं और आप पूरा पैसा, तो इकोनॉमिकल रीजन से देखा जाए तो क्या होता है, लुई 15वां गलत साबित हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि यूपीएससी आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, इसके पीछे बस एक ही लॉजिक है कि आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए। आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब आप किसी काम को शुरू करें तो हर एस्पेक्ट से देख लो बच्चों की ये चीज़ हमको करना है, ऐसे करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, वाकई में ये कहानी है बच्चों, लेकिन हमें लॉजिक तो देना ही पड़ेगा। करेक्ट? समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रहा है? ठीक है। इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग ले लिया। चलो ले लिया भैया। अब इतने से ये नहीं माने, इन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 सालों तक जो युद्ध चला, सप्तवर्षीय युद्ध, ये इंग्लैंड के खिलाफ चला था। इसमें फ्रांस को हार मिली थी बुरी तरह से। सप्तवर्षीय युद्ध में इन्होंने भाग ले लिया। 7 सालों तक कोई देश, 7 सालों तक कोई कंट्री वॉर कर रहा हो, युद्ध में लगा हो, उसका खर्चा आप लगाओ कितना होगा। मैंने कहा ना कि जब लड़ाई होती है ना तो इंसान अपनी जमा पूंजी भी उसमें लगा देता है, क्योंकि उसमें कई चीजें होती हैं बेटा। सबसे बड़ी चीज होती है अपने लोगों की जान बचाना, अपनी जान बचाना। तो 7 सालों तक युद्ध में फ्रांस ने भाग लिया और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप समझ लीजिए कि सरकार जो है वो अपने पब्लिक से ऋण ले रही थी, बड़े बड़े साहूकारों से ऋण ले रही थी और वो युद्ध में पैसे लगा रही। तो क्या ये सही था? क्या बिल्कुल गलत था। समझ में आ गया? तो सप्तवर्षीय युद्ध में इन्होंने भाग लिया। अब आगे बढ़िए। अमेरिका की जो क्रांति थी, चलो मैं कहता हूं कि ये बहुत नेक काम था। अमेरिका की जो क्रांति थी अच्छा काम था। अमेरिका के लोग मारे जा रहे थे, इंग्लैंड जुल्म कर रहा था, चलो अच्छा है, जुल्म से बचाने के लिए फ्रांस ने मदद की। लेकिन सच्चाई अगर आप तलाशोगे ना, सच्चाई ये थी कि ये सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस को करारी हार मिली थी और फ्रांस इस युद्ध में हार का बदला लेना चाहता। यानी अमेरिका की क्रांति में फ्रांस का जो सहयोग था ना, वो ऐसा नहीं था कि वहां के लोगों से इतनी सहानुभूति थी कि फ्रांस ने अपना सब कुछ निछा। कोई भी देश, कोई भी आदमी भाई इतना ज्यादा वो नहीं होता, खरखर नहीं होता गांव की भाषा में। कहने का मतलब ये है कि सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस जो है अपने अपमान का बदला लेना चाहता था और यही कारण था कि अमेरिका की क्रांति में उसने अमेरिका के लोगों की मदद की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन ये था कि चलो अमेरिका की क्रांति में इंग्लैंड हार गया, इनडायरेक्टली देखा जाए तो फ्रांस को थोड़ी शांति मिली कि चलो हार का बदला ले लिया। लेकिन इसमें जो लगा, इसमें जो सैनिक कार्रवाई हुई, उसमें जो पैसा खर्च हुआ, उसका क्या, उसका पूरा बर्डन कौन उठा रहा था? फ्रांस का आम आदमी उठा रहा था। मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप इस चीज को मान लीजिए। सबसे पहले लॉजिक, सबसे पहले रीजंस पर विचार करिए कि वाकई में ये रीजन पावरफुल था कि नहीं था, पावरफुल था कि नहीं था, वाकई में ये रीजन पावरफुल था कि नहीं था। तो समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब कि लुई 14वें ने अपने उत्तराधिकारी लुई 15वें को मना किया कि भाई तू युद्ध में भाग मत लेना। लेकिन इसने क्या किया, लगातार 3 जो है युद्ध अभियानों में इन्होंने भाग ले लिया। कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है कि लुई 15वां जब मर रहा था तो उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी, और वास्तव में वो काफी हद तक चीजों को समझ पा रहा था कि क्या होने वाला था, क्योंकि लुई 15वें ने गजब की, भाई जाहिर सी बात है युद्ध में बहुत पैसे खर्च हुए और ये सारा का सारा जो भार है वो उसके आने वाले उत्तराधिकारी के ऊपर आ गया। तो ये भी चीज है। मैंने एक चीज देखा है बच्चों की, माँ बाप जो होता है, माँ बाप जो करते हैं ना, उसका खामियाजा उनके बच्चों के ऊपर आता है। अगर माँ बाप भले हैं, माँ बाप ने अगर अच्छे कृत्य किए हैं, तो उसकी जो औलाद होती है, उसके जो बच्चे होते हैं, उनके लिए रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन अगर माँ बाप गलत कर जाते हैं तो वो जो भुगतान है ना, उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है। एक्चुअली में ये चीज़ है बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है ना, यही तो लीला है ईश्वर की, यही तो लीला है ईश्वर की, संसार बनाने वाले की यही तो लीला है।
वही तो देखेंगे ना। अगर आप सोचो कि यार माँ बाप ने किया तो माँ बाप को भुगतना चाहिए, बच्चे क्यों भुगतना, आप कभी सोचना। लेकिन होता नहीं बच्चों, माँ बाप ने जो किया है वो बच्चों को भुगतना पड़ता। कारण ये है कि माँ बाप सबसे ज्यादा माँ बाप के लिए कीमती चीज क्या होती है, उसके बच्चे होते हैं। और जब बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक माँ बाप के लिए सबसे कीमती उसके बच्चे होते हैं। तो माँ बाप अगर गलत करता है ना तो उसके बच्चों पे प्रॉब्लम आती है, तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती है। यही चीज़ है बच्चों, ईश्वर इतना महान है, वो सबसे महान है और सबसे बड़ा है। वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो समझ में आ गई ये चीज़ें? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? क्योंकि ना फ्रांस में जो इकोनॉमिकल त्रासदी आई ना, उसके लिए किसी एक एम्परर को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, हम सबका नाम लेंगे। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार इन युद्धों से फ्रांस में आर्थिक संकट की स्थिति आ गई। फ्रांस में आर्थिक संकट की स्थिति आ गई। तो ये जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट्स शुड बी नोटेड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करिए बच्चों। तो फिर इसको मिटाते हैं, हम लोग अगले पॉइंट पर बात करते हैं। चूंकि पॉइंट जितने भी मैं आपको दे रहा हूं ये रीजनेबल पॉइंट है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि नहीं लिख लो, यही था यही था। नहीं नहीं, सबसे पहले हम लोग इस पे विचार करेंगे कि क्या ये सही था कि नहीं था। तो आपको समझ में आ गया ना कि फ्रांस की इकोनॉमी पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा इन खर्चों से, है कि नहीं? नोट कर लीजिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, देश की जो कर प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे आ रहा है कि देश की जो कर प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी। चलिए देखा जाए कि वहां के टैक्सेशन सिस्टम में कहां पर फॉल्ट था, कहां पे प्रॉब्लम थी। चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है ना, देखो यार, टैक्स जो होता है अभी अपने देश में क्या है, अपने देश में ये है कि भाई जो बहुत संपन्न है, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देता है, जिसकी सोर्स ऑफ इनकम कम है वो कम देता है। बहुत से लोग हैं जो कि टैक्सेशन के रेंज में नहीं है तो वो टैक्स फ्री हैं, है कि नहीं है? तो ये क्या है, एक जस्टिफाइंग कंडीशन है, ये बढ़िया कंडीशन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर सरकार संपन्न लोगों को कर मुक्त कर दे, उन पर से टैक्स ही हटा ले और टैक्स का पूरा जो बर्डन है वो किसानों के ऊपर डाल दे, वो जो है समाज के मिडिल क्लास के ऊपर डाल दे, तो बताओ व्यवस्था कैसी होगी, क्या सिचुएशन होगी कंट्री की? ईमानदारी से बताइए, ये सिस्टम सही है कि गलत है? कि जो संपन्न है, जो ठीक ठाक है, उनको किनारे कर दिया, अलग कर दिया, और जो परेशान है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन पर टैक्स का पूरा बर्डन डाल दिया। तो आप बताओ क्या होगा, क्या स्थिति होगी? गड़बड़ है कि नहीं है? तो सेम चीज फ्रांस में था। जो संपन्न वर्ग के लोग थे, जो संपन्न थे, जो कुलीन घरानों के लोग थे, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा थी, वो सब टैक्स से फ्री थे। और टैक्स कौन दे रहा था? मिडिल क्लास का आदमी दे रहा था, मजदूर दस्तकार दे रहा था, वो किसान दे रहा था।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि समाज में इस इकोनॉमिकल सिस्टम की वजह से कितना ज़्यादा असंतोष होगा। माने एक आदमी ऐसा है जो खा खा के मोटा हो रहा है, एक आदमी ऐसा है जो खा के मोटा हो रहा है और अपनी चर्बी गलाने के लिए दौड़ रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो भूख की वजह से दौड़ रहा है। दोनों ही दौड़ रहे हैं। तो कितना, आप समझिए मेरी बात को ना, मैं क्या कहना चाहता हूं। बोलो, आ रहा है कि नहीं समझ में? ईमानदारी से बताना बच्चों, आ रहा है कि नहीं समझ में? मुझे बड़ा बेटा फील होता है, मुझे वाकई में महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा ये चीज़ है कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैं लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं कहूँगा कि लाइव क्लासेस हम लोगों की होंगी, घबराना नहीं है ना? बड़ा मज़ा आएगा। शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, जंग हो या मोहब्बत हो भरपूर होनी चाहिए। मज़ा आएगा। जंग हो या मोहब्बत हो भरपूर होनी चाहिए। तो बच्चों मज़ा आएगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द मुलाकात होगी हम लोगों की, चूँकि ऐप पर तो हम लोग मुलाकात कर ही सकते हैं ना। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब मैं ऐप पर क्लासेस लेता हूँ, स्पेशल क्लासेस, तो फिर आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। अभी मैं आपको बता दूँ कि इस महीने के लास्ट में, यानी मान के चलिए कि 29, 30 और 31 दिसंबर, ये 3 दिन आप देख रहे हो ना, इस 3 दिन में 2-2 घंटे की 6 क्लासेस होंगी, और ये सारी जो क्लासेस होंगी वो ऐप पर होंगी। 29, 30 एंड 31, और ये न्यू ईयर स्पेशल क्लासेस के नाम से हम लोग लॉन्च करेंगे। तो 29, 30 और 31 इस दिन हम लोगों की मुलाकात तय है। 6 बार हम लोग मिलेंगे ईश्वर की दया से। तो 29, 30 और 31 दिसंबर को आप कहीं मत जाइएगा। पार्टी तो रात में करिएगा, घर के अंदर सेफ सुरक्षित रह के, कहीं बाहर घूमना फिरना कम, कहीं भी बड़े पार्टी बड़े इवेंट में कहीं मत जाइए, घर के अंदर रहिए, चुपचाप सुरक्षित रहिए और आराम से अपनी पढ़ाई करिए, है ना। और जाहिर सी बात है, तो ये 3 दिन बच्चों एकदम ध्यान देना। 29, 30 and 31 December will the special न्यू ईयर स्पेशल क्लास डे, यानी नए साल के उपलक्ष्य में ये क्लासेस होंगी। 3 दिन क्लास होगी, 6 क्लासेस होंगी, और आपकी हमारी एकदम आमने सामने मुलाकात होगी। शर्त चाहे जो भी हो मंजूर होनी चाहिए, जंग हो या मोहब्बत हो भरपूर होनी चाहिए। तो मज़ा आएगा बच्चों, मज़ा तो अभी भी, मैं आशा करता हूँ कि अभी भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एक बस प्रॉब्लम है कि भाई हम लोग लाइव थोड़ा कुछ कारणवश नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ टेलीग्राम पर ज़रूर आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे टेलीग्राम की आईडी है, क्लिक करिए और जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम पे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि देश की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी। अब आप ही बताओ यार, कमाल का सिस्टम था कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो बच्चों ये सिस्टम था कि यार जो संपन्न लोग थे, जो खुद ही इतने मोटे थे, वो कर से फ्री हो गए थे। सरकार ने उनको कर मुक्त घोषित कर दिया था। और कर कौन दे रहा था? जो ऑलरेडी पतला था। अब बताओ, तो ये था कि नहीं दोषपूर्ण? कर 2 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर था उसमें हाउस टैक्स वगैरह आते थे, लैंड टैक्स वगैरह आते थे, या कंस्ट्रक्शन से जुड़े मामलात आते थे। समझ में आ गया? जो अप्रत्यक्ष कर था उसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे कर थे, जैसे कि मान के चलिए नमक है, शराब है, तंबाकू है, इन पर टैक्स लिया जाता था। क्लियर है ना? तो चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इसको बात करें। इसमें बच्चों देश की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी, चूंकि ना यहाँ पर देश की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोषपूर्ण कर प्रणाली। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोषपूर्ण कर प्रणाली। अगला जो रीजन है, इकोनॉमिकल रीजन में अगला जो रीजन है वो क्या है बच्चों? दोषपूर्ण कर प्रणाली।
इसको मिटा दिया जाए और फिर हम लोग लिखते हैं इसको। तो बच्चों ठंड इस समय बिल्कुल चरम पे है और आप अपना ख्याल रखिए। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, है ना, और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग लिखते हैं दोषपूर्ण कर प्रणाली। दोषपूर्ण कर प्रणाली नोट कर लिया हम लोगों ने, लिख लीजिए बच्चों। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि फ्रांस की जो कर प्रणाली थी वो बेहद दोषपूर्ण थी। फ्रांस में कर प्रणाली बहुत दोषपूर्ण थी। बहुत दोषपूर्ण थी, करेक्ट। क्या क्या बातें थी यार इसमें? सबसे बड़ी चीज है कि जो संपन्न वर्ग था, जिससे वाकई में टैक्स लिया जाना चाहिए था, वो टैक्स से फ्री था। संपन्न वर्ग कर मुक्त था। संपन्न वर्ग कर्म मुक्त था, कर मुक्त था। अब आप ही बताइए ना, यानी कर का जो भाग था, पूरा भार था, वो किस पे था? मिडिल क्लास पे था, किसानों पे था। लिखेंगे कि फ्रांस में 2 प्रकार से टैक्स लिया जाता था। फ्रांस में कर 2 प्रकार से लिया जाता था। ठीक है ना? एक था प्रत्यक्ष कर और दूसरा था अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों लिख लीजिए बच्चों। प्रत्यक्ष कर में क्या था? भूमि कर था, ठीक है ना। प्रत्यक्ष में कर में क्या क्या था बच्चों? प्रत्यक्ष कर में था भूमि कर, आयकर और जो जायदाद होती थी, जो संपत्ति होती थी, संपत्ति कर या जायदाद कर। अप्रत्यक्ष कर में नमक, शराब और तंबाकू आदि, और भी रहा होगा बट हम मेन चीजें बता दिया। ये सब कर लिए जाते थे, टैक्स लिए जाते थे, ठीक है बच्चों। अब जरा आपको मैं बता दूं कि जो कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा ये बताइए संपत्ति किसके पास थी? सबसे ज्यादा इनकम किसकी थी? सबसे ज्यादा लैंड किसका था? ईमानदारी से बताइए, सबसे ज्यादा लैंड किसके पास था, इनकम किसकी थी और प्रॉपर्टी किसकी थी? कहा जाता है कि जो पादरी थे भाई, जो उच्च पादरी थे, सबसे ज्यादा इनके पास कुलीन वर्ग, सामंत, ये तीनों के पास जो है प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा थी। सोर्स ऑफ इनकम इनका सबसे ज्यादा था, लेकिन तीनों ही क्या थे बच्चों? टैक्स फ्री थे, कर मुक्त थे। अब आप बताइए बचा कौन? मिडिल क्लास और किसान। तो एक प्रश्न बनता है ना कि आखिर जो है फ्रांस की क्रांति मिडिल क्लास के द्वारा क्यों की गई? क्या प्रॉब्लम थी? सबसे बड़ी चीज है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, अपर क्लास जो होता है वो अपर ही होता है, जो लोअर क्लास होता है, जो एकदम नीचे है, बॉटम में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी तरह से अपना काम चला लेता है। जो मिडिल क्लास होता है वो परेशान होता है, क्योंकि उसको अपना इज्जत आबरू भी देखना है, अपना काम भी चलाना है, वो मेहनत भी करता है।
तो फ्रांस की क्रांति मिडिल क्लास के द्वारा इसी कारण से की गई थी, क्योंकि वो दोनों तरफ से क्या था बच्चों, घिरा हुआ था। समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई कि नहीं बताइए। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आपको बताऊं, यानी प्रत्यक्ष कर में देखिए ये सब जो थे सबके सब फ्री थे। अप्रत्यक्ष कर में नमक, शराब, तंबाकू, ये सब चीजें। अच्छा, जो इसमें सबसे गंदा जो टैक्स था ना, वो सॉल्ट टैक्स था, नमक कर था। नमक कर को उस समय गैबल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? गैबल। ये सबसे ज्यादा गंदा और निंदनीय कर था। मतलब फ्रांस में एक कंपनी के अधीन था नमक कर को वसूलना। फ्रांस में यह कानून था कि 7 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 7 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को एक निश्चित मात्रा में नमक खरीदना पड़ता था, और जो नमक नहीं खरीदता था उसको ले जाके जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता था। कमाल है यार, इससे गंदा तो कोई टैक्स ही नहीं है यार, कि कोई आदमी अगर नमक ना खरीदना चाहे तो फिर उसका मतलब क्या है कि वो जेल की सलाखों में जाता था। यानी नमक कर जो है ये फ्रांस में निश्चित तौर पर एक अनिवार्य कर था। यानी 7 साल से अधिक आयु के हर व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में नमक को खरीदना पड़ता था, और अगर वो न खरीदे तो फ्रांस की सरकार के द्वारा उन्हें जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया था। यानी कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 30,000 लोग जो है वो नमक न खरीदने के कारण फ्रांस के जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाते थे। जरा सोचिए ये कितना ज्यादा तकलीफ दे था। तो नमक कर सबसे ज्यादा तकलीफ दे था, जिसको गेबेल के नाम से जाना जाता था। एक निश्चित मात्रा में नमक न खरीदने वाले लोगों को जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाता था, और हर साल फ्रांस में तकरीबन 30,000 लोगों को जेल की सलाखों में डाला जाता था नमक न खरीदने के कारण। तो आप अंदाजा लगा लो कि फ्रांस में उस समय कैसा सिचुएशन था। तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा। चलिए, हम लोग इसके बारे में थोड़ा लिख लिया जाए कि सबसे जो गंदा कर था वो नमक कर था, जिसको फ्रांस में गेबेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? गेबेल। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रांस में सबसे निंदनीय कर, सबसे ज्यादा जिसकी निंदा की जाए, सबसे निंदनीय कर नमक कर था। सबसे निंदनीय कर नमक कर था। ठीक है ना, जिसे गेबेल कहा जाता था। फ्रांस में इसको क्या कहा जाता था? गेबेल। इसके अंतर्गत जिसे गेबेल कहा जाता था, नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा कि इसके अंतर्गत फ्रांस के
7 वर्ष से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को नोट कर लीजिए, 7 वर्ष से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में नमक खरीदना अनिवार्य था, नहीं तो नमक न खरीदने वाले व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। ये तो एक ज़बरदस्ती थी यार, ये तो एक ऐसी चीज़ थी जो ज़ोर ज़बरदस्ती की बात थी कि यार कोई आदमी नमक नहीं खरीदना चाहता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। 30,000 लोग, है ना, विद्वान बताते हैं कि 30,000 लोग हर साल जेल की सलाखों में डाले जाते थे नमक न खरीदने के कारण। नोट कर लीजिए इस लाइन को बच्चों, लिख लीजिए इस लाइन को, नोट कर लीजिए। नोट करेंगे तो फिर हम लोग अगले उस पर बढ़ते हैं कि भाई ये जो टैक्स प्रणाली थी वो कितनी ज़्यादा दोषपूर्ण थी यार। ऐसा कहीं सिस्टम होता है क्या? बोलिए, नमक ज़बरदस्ती खरीदवा रहे हो। और भी कुछ बातें हैं इसमें, और भी आपको बताता हूँ। किसान जो है, अगर किसी सामंत के ज़मीन में बने हुए पुल को पार करके जाता था तो उस पुल को पार करने का उसको टैक्स देना पड़ता था। एक किसान को चर्च का अलग से टैक्स देना पड़ता था जिसको टाइथ कहा जाता था। समझ में आ गया? और सामंतों को जो टैक्स देता था किसान, वो अलग भाग होता था। तो कहा जाता था कि किसान जो है वो 80% केवल टैक्स में अदा कर देता था। अब आप ही बताइए कि जो टैक्स देने के हकदार थे वो फ्री थे, और जो बेचारे बहुत परेशान थे वो लोग टैक्स देते देते उनकी कमर टूट गई थी। इसको मिटा देते हैं। माने कितना ज्यादा प्रॉब्लम थी यहाँ के टैक्सेशन सिस्टम में। ऐसा तो बिल्कुल गलत है, यहाँ का सिस्टम ही गलत था, टैक्सेशन सिस्टम ही गलत था। फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं, और फ्रांस की क्रांति में आर्थिक कारणों पर हम लोग बात कर रहे हैं आज बच्चों। चलिए, हम ये बता रहे हैं कि एक कृषक को किसी सामंत के पुल से गुजरने के लिए एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी। एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी। फिर चर्च को
टाइथ नाम का कर देना पड़ता था। ठीक, सामंतों को अलग से टैक्स देना पड़ता था। ठीक, हम लिखेंगे कि एक किसान अपनी आय का एक किसान अपनी आय का 80% कर देता था। अब बताइए 20% उसके पास बचता होगा, उस 20% में उसका पूरा परिवार था। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि किस तरह का टैक्सेशन सिस्टम जो है उस जमाने में फ्रांस में मौजूद था। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? सबसे बड़ी चीज है कि जो भी लॉजिक, जो भी चीज आप दोगे ना, वो लॉजिक दमदार होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जो भी लॉजिक आप दोगे वो दमदार होनी चाहिए। मीन्स ये है कि लगना चाहिए कि नहीं यार ये बहुत बड़ा रीजन था। एक मिनट बच्चों, केवल 1 मिनट का आप मुझे टाइम दे दो। 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए बच्चों। नीदू, हेलो, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा ना बच्चों? एक मिनट, 1 मिनट बेटा। चलिए, तो ये चीज आप लोगों ने देखा कि मतलब वाकई में, थैंक यू, कितना ज्यादा जो दोषपूर्ण था इनका टैक्सेशन सिस्टम की यार। एक किसान जो है उसको अगर पुल पार करना है तो वो सामंत को पैसा देगा। अब आप बताओ यार कितना गलत बात है। उसके बाद जो है चर्च को वो अलग टैक्स देगा, सामंतों को अलग टैक्स देगा। यानी टोटली अगर देखा जाए ना तो एक किसान को 80% जो है वो टैक्स देना पड़ता था टोटल। यानी उसके पास सिर्फ 20% जो है वो पैसा बच जाता था जिसमें वो अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाता था।
बस 1 मिनट बच्चों, पानी मैं पी रहा हूं, बस 1 मिनट रुक जाएं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट ओनली। अब चलिए हम लोग अगला जो पॉइंट है वो हम लोग नोट कर देंगे। अगला पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, इसको पहले तो मिटाई दिया जाए। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये सारा जो नोट्स में लिखा रहा हूं इसको लिख के रखना, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है उसको देखना कि क्वेश्चन जो है यहां से कौन कौन से आए, ठीक है। कभी एक बार मैं इसको फ्रेमिंग भी कराऊंगा, एक बार आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसकी फ्रेमिंग करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए पहले तो पूरा डिटेल पढ़ लो, एक A to Z, फिर हम लोग इसकी फ्रेमिंग कर लेंगे। बट क्वेश्चन वो मैंने आपको बताया कि जैसे इस टॉपिक से जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न क्या होगा कि फ्रांस की क्रांति में उसके आर्थिक कारणों की विवेचना करिए या आर्थिक कारणों पर टिप्पणी करिए। इस तरह का जो सवाल है वो यहां से पूछा जाएगा। अब हम लोग अगले रीजन पर बात कर रहे हैं। देखिए अगला रीजन ये है कि समाज के संपन्न लोग, हाँ अच्छा एक चीज और है बच्चों की, देश की कर प्रणाली तो दोषमुक्त थी, वसूलने का जो मामला था वो भी बहुत ही गंदा था, टैक्स वसूलने का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा गंदा था। चलिए देखा जाए, यहां पर हम लिखते हैं कि कर वसूलने की प्रणाली दोषपूर्ण थी, यानी जो कर लगाया गया वो तो दोषपूर्ण था ही, जो वसूलने वाले थे वहां भी प्रॉब्लम थी। तो हम लिखेंगे कि कर एक मिनट बच्चों, 1 मिनट बस। कर वसूलने की प्रणाली दोषपूर्ण थी। कर वसूलने की जो प्रणाली थी ना वो दोषपूर्ण थी। चलिए देखा जाए, देखिए साहब कर तो दोषपूर्ण था ही, वसूलने वाले भी वही थे। कहने का मतलब ये है कि टैक्स वसूलने वाले जो अधिकारी थे वो टोटल टैक्स जो वसूलते थे उसका 60 से 65% ही सरकार को देते थे, राज्य को देते थे, बाकी पैसा हजम कर जाते थे। और वो लोग ना कहीं से अपना रेशियो बनाने में लगे रहते थे कि हमारा रेशियो कैसे बनेगा, कितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग टैक्स निकाल ले। तो ये तो गलत है यार, कि हर इंसान के टैक्स देने की एक लिमिट होती है कि नहीं। जनता पर जो बोझ होता है उसको डालने की एक लिमिट होती है। जरूरत से ज्यादा बोझ डालने के बाद लोग क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, गुस्से में आते हैं। तो यहां पर एक चीज और हम देखते हैं कि जो टैक्स वसूलने वाले लोग थे, कर वसूलने वाले लोग, कर वसूलने वाले लोग कुल कर का यानी टोटल जितना वसूलते थे ना 60 से 65% राज्य को देते थे, बल्कि बाकी पैसा
स्वयं ही गबन कर जाते थे। ठीक है ना। जो वसूलने वाले थे वो अपनी आय को बढ़ाने में लगे रहते थे। लिखेंगे कि वसूलने वाले लोग अपनी आय को बढ़ाने में लगे रहते थे। इस बात से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि राज्य को क्या मिला। कोशिश करते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो माल अपने कब्जे में कर ले। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, ये भी था कि टैक्स का जो दर था वो भी निश्चित नहीं था। अलग अलग जगह पर अलग चीज का टैक्स अलग अलग होता था। समझ में आ गया बच्चों? टैक्स का जो रेशियो था वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग था। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना बड़ा डिफरेंस पाया जाए। तो लिख सकते हैं कि कर का दर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न था। कर का दर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न था। नोट कर लीजिए। विश्व इतिहास पर ये पूरी डिटेल है, ठीक है ना, पूरा एक्सप्लेन है उसका। अब इस पर क्वेश्चन की जो फॉर्मेटिंग होगी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी बच्चों। ये मैंने पूरा डिटेल दे दिया कि पहले एक बार तो आप समझ जाओ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बार तो आप समझ जाओ कि फ्रांस की क्रांति में जो आर्थिक कारण थे वो क्या क्या थे। उसके बाद हम लोग ब्रीफिंग कर सकते हैं इसको। नोट कर लिया बच्चों? लिख लिया कि नहीं लिखा? लिखने के बाद इसको हम लोग मिटाकर, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। और ये चीज तो आपने देख ही लिया कि समाज के जो संपन्न लोग थे वो बिल्कुल कर मुक्त थे। उन पर किसी भी प्रकार का कर नहीं था। ये सबसे बड़ा दोष था कि जो कर दे सकता था उस पर कोई कर नहीं था, और जो सबसे ज्यादा कर अदा करता था उस पर जो बर्डन था टैक्स का वो बहुत ज्यादा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन यहां पे देखेंगे बच्चों। यहां पर तो मैंने ये चीज करा दिया ना, इस पॉइंट्स को बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। किसानों को कई प्रकार का कर देना पड़ता था, ये बताया ना। सामंतों का पुल पार करने के लिए टैक्स है ना, टाइथ नामक टैक्स। उसके बाद सामंतों को टैक्स देना पड़ता था, तो ये किसानों का टैक्स, ठीक है। ये कर वसूलने का ढंग त्रुटिपूर्ण था, ये भी बता दिया मैंने। राज्य में वाणिज्य एवं व्यापार की दशा अत्यंत खराब थी, ये सिस्टम था। देखिए साहब, टैक्सेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए, देश की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए जो अच्छी सरकार होती है वो वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देती है कि नहीं देती है,
ताकि वाणिज्य और व्यापार बढ़ेगा तो देश की जो इनकम होगी वो बढ़ेगी। आपको मैं बता दूं कि अगर आप अंग्रेजों से तुलना करोगे ना, अगर आप अंग्रेजों से तुलना करोगे फ्रांसीसियों की, तो अंग्रेजों का मामला यही था। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज जो है वो कभी भी अपने व्यापार को इफेक्टिव नहीं होने देते थे, वो वाणिज्य और व्यापार पर पूरा ध्यान देते थे। उन्होंने कभी अपने बिजनेस के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। यहां पर यह था कि ये अपने आप को इंग्लैंड से बढ़िया दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन रीजन क्या था? रीजन ये था कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम सबसे खराब थी। और किसी भी कंट्री की सोर्स ऑफ इनकम जो होती है वो बहुत मायने रखती है। अगर सोर्स ऑफ इनकम कमजोर होगी, सोर्स ऑफ इनकम कमजोर होगी तो सरकार अपनी पॉलिसीज को ठीक से लागू नहीं कर सकती। कहा जाता है कि वाणिज्य और व्यापार जो है, अब देख सकते हैं कि अंग्रेजों की देखा देखी इन लोगों ने जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, ये तो आपको ध्यान है ना। और आपको मैं बता दूं कि भारत में ये दोनों कंपनियां व्यापार करने के लिए गई थी। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक अंग्रेज जो व्यापारी होता था, जैसे मान लीजिए अंग्रेज व्यापारी कहीं पे माल खरीद रहा है, ठीक है, खड़ा होके, मान लीजिए उसने 100 रुपए में वस्तु को, सामान को पटा लिया है, उसने जो है बेचने वाले को 100 रुपए में मनाने की कोशिश कर रहा है, मुलाई कर रहा है, भैया 100 में दे दो, ठीक है। ये शुरू की बात है जब अंग्रेज और फ्रेंच दोनों साथ में थे। वहीं पर फ्रांसीसी आ जाता था, उसका काम यह होता था कि किसी तरह अंग्रेज को भगा दे। वो कहने का मतलब कि किसी को टक्कर देना है ना तो उसके पैरेलल चलिए, उसको काटने की कोशिश मत करिए। ये क्या करते थे? सीधे काट देते थे। अब ये जो फ्रांसीसी व्यापारी है वो उसके पास पहुंचता था जो माल बेच रहा है। अब यहां अंग्रेज भी खड़ा है, फ्रांसीसी आ गया और सीधे सीधे उसकी कीमत 200 रुपया लगा दिया। अब बताओ, जो बेचने वाला होगा वो 200 तो भाई तुरंत मानेगा, और जो अंग्रेज है वो पीछे हट जाता था। अब ये 200 में लेके यानी 100 रुपए का घाटा सह के जो है चीजों को खरीद लेते थे। तो इस तरह की चीजें फ्रांस के जो है व्यापारी या जो सरकार की पॉलिसी थी उसमें ऐसा था कि भाई वहां के फ्रांस के जो व्यापारी थे वो ऐसा करते थे। तो आप बताइए कि इस कंडीशन में क्या तरक्की होगी? तो यही मामला था कि फ्रांस अगर चाहता तो अपने वाणिज्य और व्यापार को अच्छा कर सकता था, फ्रांस में उन्नति आ सकती थी और फ्रांस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बढ़िया हो सकती थी। अगर इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़िया है तो फिर फ्रांस अंग्रेजों को अच्छी तरह से टक्कर दे सकता था, लेकिन फ्रांस ये चीज कर ही नहीं पाया क्योंकि वहां पर संभावना ही नहीं थी। सबसे बड़ी चीज ये है कि वाणिज्य और व्यापार कौन करता है? व्यापारी करता है ना। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास इसमें लगा होता है और मिडिल क्लास इतना दबा हुआ था, इतने सारे टैक्सेशन थे उसके ऊपर, और किसानों की हालत इतनी खराब थी कि जो है वो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो फ्रांस में हो ही नहीं सकती थी। तो सारी संभावनाओं को ही खत्म कर दिया था वहां की सरकारी पॉलिसियों ने। ठीक है बच्चों, तो हम ये चीज नोट कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं इसके बारे में। हम लोग लिख सकते हैं कि यदि फ्रांस चाहता तो अपने देश की आर्थिक स्थिति को वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से ठीक कर सकता था। लेकिन फ्रांस की आंतरिक स्थिति उसे इस बात की आज्ञा नहीं देती थी
इसका मतलब आप समझ गए ना कि जो लोग व्यापार में भाग ले सकते थे, जो मिडिल क्लास था, वो इतना परेशान था कि वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, अंदर ही अंदर खिन्न था। तो ये कैसे संभव है? तो उस जमाने में एक कहावत बहुत प्रचलित हुई कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन जो है वो टैक्स देता है। यानी जो सामान्य जन था ना, वो बिल्कुल आप समझ जाइए कि टैक्स के बोझ से दब चुका था। फ्रांस का सामान्य, एक कहावत लिखेंगे कि उस समय एक कहावत बहुत प्रचलित थी, उस समय एक कहावत बहुत प्रचलित थी, है ना, कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन टैक्स देता है, कर देता है, सामान्य जन कर देता है। समझ में आ गया बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ का मिडिल क्लास था, जो सामान्य जन था, वो कर के नीचे इतना ज़्यादा दबा हुआ था कि वो कोई प्रोग्रेसिव आइडियाज़ उसके पास थे ही नहीं। उसने मान लिया था कि जब तक ये सरकार जाएगी नहीं, जब तक कि ये जो पुराना शासन है ये समाप्त नहीं होगा, तब तक फ्रांस में विकास हो ही नहीं सकता। तो एक तरीके से वहाँ के लोगों ने ना ये एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को मान लिया था कि फ्रांस में डेवलपमेंट नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती जब तक कि ये जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो नहीं जाएगी। तो बच्चों, फ्रांस की आर्थिक स्थिति पर जो हम बात कर रहे थे उसमें आज इतना ही, है ना। और थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे आपसे बात करेंगे, जैसे टाइमिंग 11 बजे क्लास की रहेगी। क्लासेस अब रेगुलर होंगी 11 बजे से सुबह में, शाम को 6:30 बजे से। ये टाइमिंग जो है आप सबसे पहले इसको नोट कर लो बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इसको। ठीक है ना। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि कुछ स्पेशल जो क्लासेस हैं वो मैंने अनअकैडमी के ऐप पर ले रखी हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस हैं, ठीक है ना। मेंस के लिए मैंने क्लासेस ली हुई हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस बच्चों आपके लिए मैंने ली हैं, ये एकदम फ्री है, इसको आप कभी भी किसी समय देख सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सीधे सीधे सर्च करिए ऐप पर MOHD, है ना, NADIM, ठीक, और आगे लिख लीजिए स्पेशल क्लासेस, ठीक है ना, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं कि यहां पर सबसे पहले तो मुझे आप फॉलो कर देना, ठीक। उसके बाद जितनी भी क्लासेस आप देख रहे हो सब के सब आप कर जाइए, ये अच्छा मौका है। इससे पहले कि ये क्लासेस जो है वो ऐप से हट जाएं, आप इन क्लासेस को कंप्लीट कर जाइए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है आपके लिए कि स्पेशल क्लासेस को आप कर जाइए, उसको जो है आप उससे फ़ायदा ले लीजिए इससे पहले कि वो हटा दी जाएं। जैसे कि मैंने देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्लास ली है इस ऐप पर, वो अमेरिका की क्रांति तात्कालिक कारण है, ठीक है। ये मैंने यूट्यूब पे नहीं ली, तो इसको आपको करना चाहिए। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में अमेरिका की क्रांति में स्वतंत्रता की घोषणा, ठीक है, ये क्लास मैंने ऐप पर ली हुई है। इसको आप जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाइए, मोहम्मद नदीम स्पेशल इसको आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाइए, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस सर्च करिए, उसमें जो है आप इसको पढ़ लीजिए, रेडी कर लीजिए बच्चों। ये आपके लिए है, आप देख लीजिए। इसमें मेंस के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने लगभग सारी क्लास की हुई है। जितनी भी जो स्पेशल क्लासेस होती है ना बच्चों, स्पेशल जो क्लासेस होती हैं, ये सारी जो क्लासेस होती है ना, ये आपके लिए फ्री होती हैं।
ये जो क्लास देख रहे हो ना, स्पेशल क्लासेस, ये आप सबके लिए फ्री होती हैं। ये सारी क्लासेस आप लोग देख लीजिए, रेडी कर लीजिए। इससे पहले कि ये क्लासेस हट जाएं, किसी कारणवश आप ना देख पाए, इसको जरूर एक बार देख लीजिए, ठीक है। और साथ में ये बच्चों की अनअकैडमी जो है, इसका जो एक कम्बो पैक आया है, मैं आप सबसे कह रहा हूं, एक्चुअली में ये सबसे शानदार है। यकीन मानिए, अगर आप अलग से जनरल स्टडीज़ का एडमिशन लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। और इसमें जनरल स्टडीज़ और प्लस ऑप्शनल जो है ना, यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल, जीएस और प्लस ऑप्शनल दोनों जो है 70,150 रुपीज़ में है, 70,153 रुपीज़ में है। और इसमें करना क्या है कि इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें 9% की छूट तो आपको मिल ही रही है, प्लस 10% MNUS को यूज़ करने के बाद। ये शानदार है। मेरा मानना है कि 1 साल के लिए आप लीजिए, है ना, और MNUS रेफरल कोड यूज़ करिए, 10% जो है अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट पाइए, और 1 साल के कोर्स में आपको GS और ऑप्शनल दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है 1 साल में दोनों चीज़ें पढ़ने का। इसको आप जल्दी करिए, विदाउट एनी लेट। और साथ में जो ये फॉर्मेट है क्विज का, बच्चों इसमें भाग लीजिए। कॉम्बैट में 13 कॉम्बैट्स होने वाले हैं, और इसमें इनामों की बरसात है। और एक चीज और की, जो जनरल स्टडीज की जो कोर्सेज चल रही हैं बाइलिंगुअल, ये शुरू होने जा रही हैं। इसमें आप देख लीजिए किस बैचेस को आप किस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। शर्त यह है कि रेफरल कोड MNUS यूज करेंगे, 10% आपको बेनिफिट मिलेगी। ये सारे जो क्लासेस हैं, ये सारे जो बैचेस हैं, ये शुरू हो चुके हैं अनअकैडमी पर। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास में आने के लिए बच्चों। और साथ में ये है कि आप जब भी एडमिशन लीजिए अनअकैडमी पर, रेफरल कोड की जगह MNUS यूज़ कर लीजिए 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है ना। साथ में ये है कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन्स का बटन दबाइए, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।